हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमरपाल सिंह और हम अध्ययन कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम अध्ययन कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन के ऊपर। और ये हमारा EMRS पीजीटी हिस्ट्री के ऊपर 6th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया का सामान्य परिचय, उत्खनन, मेसोपोटामिया का भूगोल, साथ ही शहरीकरण का महत्व, और हमने ये जाना कि मेसोपोटामिया में किस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ, साथ ही शहरों का विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथि और संबंधित घटनाएं। साथ ही हम जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। या हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से जो आपका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। देखिए, मेसोपोटामिया है, ये यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। यहाँ पर मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। इसका अर्थ हो गया दो नदियों के मध्य में स्थित प्रदेश, जिसे कहा जाता है मेसोपोटामिया। और यहाँ पर जो दो नदियां हैं वो है दजला और फरात नदी। तो दजला और फरात नदी के मध्य में बसी हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। देखिए, बाइबल जो बुक है ईसाइयों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसके दो भाग हैं, एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट इसका प्रथम भाग है और न्यू टेस्टामेंट इसका द्वितीय भाग है। हम चर्चा कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट की। और सिमार शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में हुआ है। तो यहाँ पर जो सिमार शब्द का प्रयोग हुआ है वह हुआ है सुमेर के लिए हुआ है। सुमेर अर्थात ईंटों से निर्मित शहर की भूमि को सिमार कहा गया है। अब हम चर्चा करते हैं नोआ की। देखिए, बाइबल की बुक में जल प्लावन की घटना दी गई है। और ये जल प्लावन की घटना है, इसके बारे में बताया जाता है कि जब ईश्वर को लगता है कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप या भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो तब होती है जल प्लावन की घटना। और इसमें ईश्वर क्या चाहता है कि जल प्लावन की घटना के पश्चात भी पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहे। उसके लिए जिस व्यक्ति को चुनता है उस व्यक्ति का नाम होता है नोआ। और ये नोआ क्या करता है, एक बड़ी सी नाव बनाता है और उस नाव में जल प्लावन के समय मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को उसमें बैठाता है। तो जब जल प्लावन समाप्त होता है तो बाकी सभी जीव हैं वो मर जाते हैं, केवल जो नोवा की नाव में जो सवार होते हैं वो बच जाते हैं। और ये सेम घटना है, ये जो मेसोपोटामिया का जो परंपरागत साहित्य है उसमें भी दिया हुआ है ये जल प्लावन वाली घटना। और यहाँ पर इस घटना का जो हीरो होता है वो नोवा के स्थान पर होता है जीवशूद्र। जीवशूद्र या हम कह सकते हैं ऊतना पिस्टिम। और यही वजह थी कि मेसोपोटामिया की जो भूमि थी वह यूरोप वासियों के लिए इतनी महत्व रखती थी। उनका मानना था कि मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों की भूमि है और वो ऐसी पट्टी का ढूंढना चाहते थे जिस पर ये घटना, ये जल प्लावन की घटना है, वो लिखी हुई हो या अंकन हो। अब हम चर्चा करते हैं श्रम विभाजन की। देखिए, मेसोपोटामिया के जो शहरी जीवन था उसमें श्रम विभाजन काफी इंपॉर्टेंट था। इस श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता होती थी। इसका हमने अध्ययन किया था जब हम शहरों का विकास पढ़ रहे थे। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, शहर में रहने वाले लोग हैं वह आत्मनिर्भर नहीं होते। वह अपने प्रत्येक कार्य के लिए गांव या शहर में रहने वाले अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं। और इसका एक उदाहरण दिया था हमने, जैसे मुद्रा बनाने वाला है। मुद्रा बनाने वाला, वह मुद्रा बनाने में तो माहिर है लेकिन उसे कांसे के औजार और पत्थर के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा हम चर्चा करें कि कांसे का जो औजार बनाने वाला है वह कांसे के औजार बनाने में तो माहिर है लेकिन उसे धातु और ईंधन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसे ही कहा जाता है श्रम विभाजन, जो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कांसा। देखिए, कांसा एक मिश्रित धातु है जिसके अंदर तांबा और रांगा नामक दो धातु मिलाकर बनाया जाता है। और मेसोपोटामिया की बात करें तो इसमें अधिकतर जो हमें औजार मिले हैं वो कांसा नामक धातु के मिले हैं। इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम चर्चा करते हैं कीलाकार शब्द की। देखिए, कीलाकार जो मेसोपोटामिया की लिपि थी इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूनिफॉर्म। और क्यूनिफॉर्म है ये लातिनी भाषा का एक शब्द है क्यूनियस, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है खूंटी तथा फोर्मा। यहाँ पे फोर्मा का अर्थ होता है आकार, अर्थात खूंटी के आकार का, या हम कह सकते हैं कील के आकार का, कीलाकार। और यह लिपि विश्व में लिखने की प्राचीनतम विधियों में से एक है। अब बात करते हैं, हम प्रमुख देवताओं की बात करते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया में दो देवता या देवी प्रमुख है, जिनमें से पहला नाम आ जाता है उर, ये चंद्र देवता है। दूसरी है वो देवी है इनाना। इन्हें मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। अब हम चर्चा करते हैं अभिलेख। देखिए, अभिलेख है ये कठोर सतह पर खुदे हुए लेख होते हैं
जो मुख्यतः जैसे पत्थर हो गए, धातु हो गए, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर जो सतह होती है उन पे खुदे हुए होते हैं और इन पर उन लोगों की जो उपलब्धि, क्रियाकलाप और विचार लिखे हुए होते हैं जो लोग इनको बनवाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं एकल परिवार। देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो एकल परिवार को महत्व देती थी। और यहाँ पर एकल परिवार से तात्पर्य होता है पुरुष, पत्नी और उसके बच्चे, केवल इतने ही लोग हों तो एकल परिवार माना जाता है। और दादा दादी, चाचा चाची, अन्य परिवार के सदस्य हो तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी विशेषता है एकल परिवार। यहाँ के लोग एकल परिवार को अधिक महत्व देते थे और यहाँ पर जो घर का मुखिया होता था वह पिता होता था। तो ये पितृसत्तात्मक सभ्यता है। अब हम चर्चा करते हैं जिगुरात। देखिए जिगुरात शब्द का प्रयोग होता है बेबीलोन शहर में जो सीढ़ीदार मीनार होती हैं उनको जिगुरात कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं एनमरकर की। देखिए एनमरकर है ये उरुक शहर का प्रारंभिक शासकों में से एक था और इसी ने अपना दूत भेजा था अर्टा, जिसका हमने अध्ययन किया था लेखन कला के विकास में, मंदिर की सजावट के लिए दूसरे देश में जाकर बहुमूल्य पत्थर और आभूषण ला सके। अब हम चर्चा करते हैं अशुरबनीपाल की। देखिए अशुरबनीपाल है ये अशीरिया का एक शासक था जिसका साम्राज्य है ये 668 ईसा पूर्व से लेकर 627 ईसा पूर्व तक रहा था और इसने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था जिसमें 1000 मूल ग्रंथ होते हैं और लगभग 30,000 पट्टिकाएं मिली जिनका विभाजन विषयवार किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं नेबुपोलासर की चर्चा करते हैं। तो देखिए नेबुपोलासर ये दक्षिणी कसार का एक सूरवीर था जिसने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से मुक्त करवाया था। नेबोनिट्स की चर्चा करें तो नेबोनिट्स है ये स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था और इसके द्वारा दो कार्य प्रमुख है। एक तो इसने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठापित किया, दूसरा इसने अक्कद के राजा सारगोन की जो मूर्ति मिली उसका इसने जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत करवाई और उसका जो सिर खंडित था उसको पुनः बदलवाया। तो ये दो प्रमुख कार्य करवाए थे नेबोनिट्स जो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। अब हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित घटनाएं। देखिए मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पर जो कृषि का प्रारंभ हुआ था ये 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था और ये हुआ था मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में। जब हमने मेसोपोटामिया का भूगोल पढ़ा था तो उसमें हमने चर्चा की थी, जैसे मान लिया कि ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी भाग हो गया और ये हो जाएगा इसका पूर्वोत्तर भाग। और यहीं पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में। और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक कृषि कहाँ पर होती थी तो देखिए सर्वाधिक कृषि होती थी दक्षिणी भाग में जो कि मरुस्थलीय भाग था और यहीं पर सबसे पहले नगर और लेखन कला का विकास हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था पूर्वोत्तर भाग में और मेसोपोटामिया में सर्वाधिक कृषि की जाती थी दक्षिणी भाग में। उत्तरी जो भाग है यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान थे तो ये क्षेत्र है ये पशुपालन के लिए अच्छा माना जाता था। अब हम सेकंड तिथि की बात करें तो वो है 5000 ईसा पूर्व। यहाँ पर दक्षिणी मेसोपोटामिया में पुराने मंदिरों का निर्माण हुआ और साथ ही बस्तियों का विकास हुआ और इन्हीं बस्तियों ने आगे जाकर मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों का रूप धारण किया। 3200 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में लेखन कला का आरंभ हो चुका था। यदि हम कीलाकार जो लिपि के विकास की बात करें तो ये लगभग हुआ था 2600 ईसा पूर्व में। देखिए मेसोपोटामिया की हम भाषा की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे 3 भाषाएं थी। प्रारंभिक जो भाषा थी वह भाषा थी सुमेरियन। सुमेरियन का स्थान ये 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा ले लेती है और लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का विकास होता है। और यदि हम बात करें लिपि की बात करें तो लिपि थी यहाँ पे कीलाकार। तो प्रारंभ में जो सुमेरियन भाषा थी वह कीलाकार लिपि में लिखी जाती थी। फिर जब 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी भाषा ने जब सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक अक्कदी भाषा का जो लेखन है ये कीलाकार लिपि में हुआ और ये लगभग हुआ 2400 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक, या हम कह सकते हैं 2000 वर्षों तक। उसके बाद में जो भाषा आ जाती है वह आ जाती है अरामाइक भाषा आ जाती है। 2000 ईसा पूर्व में मिस्र, सीरिया और तुर्की तक कीलाकार लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव होता है। अब बात करते हैं हम गणितीय मूल पाठों की बात करते हैं जिनमें गुणा, भाग और वर्गमूल जैसी संरचनाएं हैं। ऐसी जो हमें पट्टिकाएं मिली हैं ये लगभग मिली है 1800 ईसा पूर्व की। इन पट्टिकाओं में गुणा, भाग, वर्ग और वर्गमूल की सारणी दी हुई थी, साथ ही 2 का वर्गमूल भी दिया हुआ था और यह जो वर्गमूल है यह वर्गमूल वर्तमान जो सही उत्तर है उसके लगभग समान था।
देखिए, सबसे पहले मनुष्य जिस धातु से परिचित हुआ था वह धातु थी तांबा। तांबे के बाद में उसने एक मिश्रित धातु बनाई कांसा। और यदि हम बात करें लोहे के प्रयोग की, तो ये लगभग प्रारंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। खास करके मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं हम। मेसोपोटामिया में जो असीरियाई साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये 1100 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और यह असीरियाई जो साम्राज्य है, ये अपनी उन्नति पर था 720 से 610 ईसा पूर्व के मध्य में। असीरियाई राज्यों में जो प्रमुख था वह था अशुरबनिपाल था, जिसका शासन 668 से 627 ईसा पूर्व के मध्य में रहा था, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। इसने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। और इस असीरियाई साम्राज्य से बेबीलोन को जिसने मुक्त करवाया था वह था नेबुलोपोसार था। इसने 625 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य से बेबीलोन को मुक्त करवाया था। अब हम सिकंदर की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिकंदर का शासन है, ये 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व के मध्य में रहा था। और इसने बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की थी 331 ईसा पूर्व में। ये हम पढ़ चुके हैं कि अक्कदी भाषा ने कीलाकार लिपि का जो प्रचलन रहा था वह लगभग प्रथम शताब्दी तक रहा था। अक्कदी भाषा का जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर और प्रथम शताब्दी तक इसमें कीलाकार लिपि का प्रचलन रहा था। देखिए, मेसोपोटामिया का जो उत्खनन है ये 1840 के दशक में हुआ था। और इसकी जो लिपि है, इसके अक्षरों की जो पहचान और पढ़े जाने में जो सफलता प्राप्त हुई थी वह 1850 ईस्वी में हुई थी। तो आज हमने अध्ययन किया मेसोपोटामिया के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और तिथियों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।